नमस्कार डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट। आज हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है उस 4.2 के 7 क्वेश्चन हमने पहले पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे आगे के प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छा प्रश्न दोस्तों। परीक्षा में अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दिया हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इसको आगे पीछे कर करके आगे दो डिटरमिनेंट और दिए हुए हैं, इसके बराबर हमें वो दोनों डिटरमिनेंट लेकर के आने हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। पहले मुझे इस फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट से ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट यानी एम एच एस लेकर के आना है। तो इसमें देखिए मेरे पास इसमें और इसमें इन दोनों में क्या परिवर्तन है। परिवर्तन ये है कि ये एक्स वाई जेड ऊपर जाना चाहिए और ए बी सी नीचे आना चाहिए। तो चेक करते हैं। यहां मैं दोस्तों क्या करता हूं, ये जो ए बी सी इसको नीचे लेके आता हूं। ये R1 है, ये R2 है, यानी मैं संक्रिया लगा देता हूं। R1 जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा R2 में, R2 चेंज हो जाएगा R1 में, यानी R1 और R2 आपस में एक दूसरे की जगह चेंज हो जाएगा। ये वाली लाइन ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी। जैसे ही दोस्तों हम एक पंक्ति या एक स्तंभ का दूसरे पंक्ति या स्तंभ में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर चिन्ह किसका आता है? माइनस का। तो मैंने यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया। ऊपर तो आ गया मेरे पास में x, यहाँ y और यहाँ z। यहाँ आ जाएगा मेरे पास a b c और नीचे जो p q r है उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए जो मुझे चाहिए था x y z वो ऊपर तो आ रहा है, परंतु ये दोनों अब तक ऊपर नीचे है। ए बी सी मुझे नीचे चाहिए। एक इंटरचेंज और करता हूं। ये जो मेरे पास R2 है सेकंड रो है, इसको मैं चेंज करूंगा थर्ड रो में और थर्ड रो को सेकंड रो में चेंज करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक तो माइनस का पहले से, जब इन दोनों का इंटरचेंज और किया जाएगा तो एक माइनस का चिन्ह और आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बचेगा एक्स वाई जेड। यहाँ जो है ए बी सी वो नीचे चला जाएगा और पी क्यू आर ये ऊपर आ जाएगा, ए बी एंड सी। ये मेरे पास सेकंड वाला डिटरमिनेंट आ गया। अब थर्ड वाला डिटरमिनेंट लेकर के आना है मुझे, ये वाला लेकर के आना। ये तो आ चुका है। अब इसको लाने से पहले देखिए मेरे पास इसमें एक्स वाई जेड इस रो के रूप में दिए थे, इसमें कॉलम के रूप में दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट आया है इसमें क्या करता हूं, इसमें यहां एक लाइन देखिएगा, सभी पंक्तियों को तो मैं चेंज करूंगा किसमें? सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा सभी स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करने पर, यानी कहने का मतलब इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है। जब हम इसका परिवर्त ज्ञात करते थे ना, वो वाला काम करना है। हमने इसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स देखी थी वो ये भी देखा था कि किसी भी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होती है वह वैल्यू उसके ट्रांसपोज की वैल्यू के इक्वल होती है, ऐसा हम प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। तो देखिए तो मैं इसको चेंज करता हूं। ये देखिए एक्स वाई जेड इसकी फर्स्ट रो है तो ये बन जाएगी इसकी फर्स्ट कॉलम, ये इस प्रकार से एक्स वाई जेड, ये इसका फर्स्ट कॉलम हो गया। पी क्यू आर तो ये भी हो जाएगा इस प्रकार से पी क्यू आर। थर्ड में ए बी सी, ये ए ये बी और ये सी, ये इस प्रकार से आ गया। अब तक देखिए दोस्तों ये y जो है वो मुझे यहाँ ऊपर चाहिए, y ऊपर चाहिए तो मैं y को ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर वाला ऑटोमेटिक नीचे आएगा। तो यहाँ कौन सी संक्रिया लग रही है? संक्रिया ऐसी लगेगी R1 चेंज करना है R2 में और R2 चेंज हो जाएगा R1 में। R1 R2 इंटरचेंज करते हैं। जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन पहले आएगा, तो यहाँ आएगा y q b x p a z
आर सी, ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट आ गया। ये आता माइनस का परंतु यहाँ प्लस का आ रहा है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये बी ए और सी हमारे पास आना चाहिए बीच में, इनको भी चेंज करते हैं। ये सारी की सारी संक्रिया मैंने अब तक लगाई वो सभी पंक्तियों में लगाई, एक यहाँ संक्रिया और लगानी है जो कि स्तंभ में लगाएंगे इन दोनों का, यानी ये तो C1 ये C2 ये C3, C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं, देखिए संक्रिया इस प्रकार से कि C2 इंटरचेंज C3, तो इसमें भी माइनस का चिन्ह कॉमन आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। यहाँ लिखा है Y X Z, ये BAC हमारे पास यहाँ आ जाएगा BAC, यहाँ QPR, ये रहा Q, ये P और ये R। दोस्तों हम पहले वाले डिटरमिनेंट से लेकर चले थे, बाद में मेरे पास दूसरी डिटरमिनेंट आ गई और ये इसकी तीसरी डिटरमिनेंट, यही दोस्तों में इसका हल करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों। करना क्या था, कभी स्तंभ जो है उनमें इंटरचेंज करना है और कभी इनमें पंक्तियों में इंटरचेंज करना है। ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 उसके बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये है कि क्वेश्चन नंबर 9, ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ए बी, बी सी, सी ए बी सी, ये सारा बराबर है a का क्यूब, b का क्यूब एंड c का क्यूब माइनस 3abc। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये देखिए यहां लिखा है b प्लस सी, आगे वाले में c प्लस ए प्लस बी। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं केवल और केवल, यहाँ a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। यहाँ लिखा गया है a b एंड c। देखिए दोस्तों जैसे ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे तो या तो हमें इस प्रकार का ये वाला राइट हैंड साइड दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन दो प्रकार से अगर पूछा जाए तो दूसरा प्रकार ये होगा कि इसकी जगह ऐसा भी दिया जा सकता है आपको कि a प्लस बी प्लस सी और दूसरे वाला ब्रैकेट आगे जाएगा तो ये आएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ac। इसका मतलब प्रसार करके भी आपको दिया जा सकता है। इन दोनों में से राइट हैंड साइड आपको कोई सी भी दी जा सकती है। अगर इनमें से कोई राइट हैंड साइड लेकर के आनी है तो मुझे चाहिए ABC, इनमें से ABC कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे, तो यहाँ तो ABC पूरा है ही नहीं किसी के पास। तो देखिए इसके पास B और C है, कमी किसकी है A की, तो यहाँ पर A है ये जोड़ सकते हैं। यहाँ A और C है, B ये रहा, A और B है, C ये रहा। तो मैं काम करता हूँ संक्रिया लगा देता हूँ R1 में। R1 में जिस जिसकी कमी है वो हम जोड़ देंगे। कमी किसकी है, R3 की। ये R3 जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार से आएगा कि मेरे पास लिखा गया B प्लस C और मैं जोड़ता हूं इसमें A, ये जुड़ जाएगा। यहाँ लिखा है C प्लस A प्लस ये वाला B जोड़ देंगे। आगे यहाँ आ जाएगा A प्लस B और आगे वाला C जोड़ना है। ये सेम टू सेम लिखना है हमें A प्लस B प्लस C प्लस A और यहाँ लिखा हुआ है A B और C। ये मैंने लिख दिया। जो मेरे पास C1 है, C1 में से क्या कॉमन आता है ABC, तो यहाँ लिख देना C1 में से ABC कॉमन लेने पर तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ये तो मैंने ले लिया कॉमन। अब मेरे पास क्या बचा, इनकी जगह तो 1 1 एंड 1, बाकी का मेरे पास सेम टू सेम बचा हुआ रहेगा A प्लस B प्लस C और आगे जो लिखा हुआ है वो है C प्लस A और यहाँ पर A B और C। ये इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने बाकी के जितने भी प्रश्न किए पहले उदाहरणों में या क्वेश्चन वगैरह, उनमें जैसे ही हमारे पास एक और एक दिखता था हम क्या करते थे, इन तीनों में से किन्हीं दो को जीरो बनाना है फ्रेंड। तो क्या करते, कैसे बनाएंगे, मैं करता हूँ कि R1 में से R2 घटा लेता हूँ, R2 में से R3 घटा लेता हूँ, तब दो जीरो हो जाएंगे।
R1 में संक्रिया इस प्रकार से लगाई जाती है कि R1 माइनस R2, और R2 में मैं संक्रिया लगाता हूं कि R2 माइनस R3। ये मैं दो संक्रियाएं लगाता हूं तो देखिए क्या क्या आता है, माइनस क्या घटाना होता है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, A प्लस बी, A प्लस बी, इसमें से मुझे घटाना है, घटाएंगे B प्लस सी, घटाने की वजह से दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, B माइनस सी। आगे आएगा A माइनस बी, तो यहाँ लिख देता हूं मैं A माइनस बी, ये मेरे पास R1 हो जाएगी चेंज होने के बाद। अब R2 में से R3 घटाना तो 1 माइनस 1, तो यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस 1। यहाँ आएगा B प्लस सी, ये रहा B प्लस सी, इसमें से घटाना है, ये C और A दोनों माइनस के हो जाएंगे घटाने की वजह से, C और A, तो आगे आएगा B माइनस सी, आगे क्या आ जाएगा B माइनस सी। ये मैंने जो R1 और R2 में जो संक्रिया लगाई थी वो आ चुकी है। R3 में मैंने किसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं लगाई है तो R3 एज इट इज आ जाएगा। तो R3 में लिखा हुआ था मेरे पास एक C प्लस A, और यहां लिखा गया था C, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। अब इसमें क्या क्या वैल्यू बचती है वो मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा। इन सब के गुणा में एक चीज और लिखी हुई है, कौन सी है, देखिए ये वाला जो अभी मैंने कॉमन लिया था A B C, यहां मैं गुणा में लिख देता हूं A B C, जबकि ये प्लस के है तो A प्लस B प्लस C, ये मेरे पास गुणा में बचा हुआ है। तो यहां ऐसा बचेगा, एक तो A B और C, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या बचता है वो देखिए, यहां बच गया मेरे पास 0, यहां पर भी 0 और यहां पर 1, यहां B से B कट गया, बच गया A माइनस C, A माइनस C, यहाँ C से C कट गया, यहाँ बचेगा B माइनस A, और यहाँ बच गया C प्लस A, ये तीनों के तीनों सेम रहेंगे, A माइनस B, B माइनस C, और ये केवल C। ये इस प्रकार से कोई डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास 2 0 आ जाए तो इसके अनुसार प्रसार कर देता हूं मैं, किसके अनुसार, C1 से प्रसार करने पर, प्रसार किससे करना है, C1 से, C1 से प्रसार करने का मतलब देखिए, यहाँ A प्लस B प्लस C, ये तो मेरे पास पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। अंदर वाले जितने भी है, ये 0 तो ये वाला 0, इसके गुणा में कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सेकंड वाला 0, ये वाला। अब थर्ड नंबर में मेरे पास है 1, तो 1 का क्या होगा, देखिए ये 1। अब इसके लिए लघु सारणी या उप सारणी क्या होगा, ये दोनों काउंट नहीं होंगे, यहाँ आएगा कि A माइनस C, नीचे B माइनस A माइनस B और B माइनस C, ये इस प्रकार से एक लघु सारणी आ गया। ये दोनों तो 0 रहेंगे, इसका अंदर गुणा करते हैं क्या कुछ आएगा, देखिए यहाँ A प्लस B प्लस C लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि A प्लस B प्लस C इंटू, ये तो लिखना नहीं है, गुणा 1 से करेंगे उसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, A गुणा B मेरे पास में आएगा प्लस का AB, A गुणा C, माइनस का C है इसलिए माइनस का AC आ जाएगा, माइनस का AC, माइनस C गुणा B, माइनस का BC, ये आ गया। इससे आगे और देखते हैं क्या आएगा, माइनस C गुणा माइनस C, तो प्लस का C गुणा C, C स्क्वायर हो गया, ठीक है। इससे आगे देखेंगे, ये वाले तो सारे गुणा हो गए चारों के चारों, अब इनको गुणा करना है। गुणा करने से पहले चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अंदर कोष्टक में जो भी वैल्यू आएगी इस माइनस चिन्ह की वजह से क्या आ जाएंगे, सारे चिन्ह चेंज। तो वहां मैं सीधा लिख रहा हूं, देखिए A गुणा B, AB, यहाँ प्लस का है, माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस का ये AB, ठीक है। अब दूसरे वाला B गुणा B, ये है माइनस का, ये होगा प्लस का, B गुणा B हो गया B स्क्वायर, ठीक है। अब A गुणा A, ये माइनस का A स्क्वायर आता है, माइनस का प्लस का हो जाएगा इसमें, ये प्लस का A स्क्वायर। अब बच गया मेरे पास A गुणा B, प्लस का AB है, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का AB, ये मेरे पास ब्रैकेट खत्म। ये देखिए AB जो है एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। बाकी क्या क्या बचता है वो हम देख लेते हैं। A प्लस B प्लस C पहले तो,
उसके बाद में यहाँ आ रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों ही प्लस के, ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और ये सी का स्क्वायर, ये आ गया। उसके अलावा मेरे पास आगे आ रहा है माइनस ए बी माइनस बी सी, ये रहा, और एक ए सी भी है मेरे पास, ये रहा ए सी या सी ए, कुछ भी लिखो चाहे। ये देखिए दोस्तों, जब हमें ये वाली राइट हैंड साइड दी जाए तब हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। हमें ये दिया गया था तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए यही इसकी सर्वसम्मी क्या है दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab। अगर आप दोस्तों सीधा डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो इन दोनों कोष्टकों को अंदर गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद में भी सेम यही वैल्यू आएगी। तो मैं लिख सकता हूं नीचे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। LHS और RHS दोनों बराबर है तो नीचे मैं लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। ये आपको किस प्रकार से लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है डिटरमिनेंट यानी सारणिक a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू बतानी है हमें। तो इस पूरे की वैल्यू बताने के लिए दोस्तों अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता नहीं चल पाता कि इसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो मैं सबसे पहले जो डिटरमिनेंट लिखता हूं वो ऐसा है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर एंड यहाँ 5 का स्क्वायर। ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट आ गया। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड, मैं क्या करता हूं किन्हीं भी दो अवयवों को जीरो बनाना है मुझे। कैसे बनेंगे वो देखिए। क्या मैं यहाँ इस 4 में से कुछ घटाऊं तो ये जीरो बन सकता है क्या? हाँ, मैं अगर 4 में से 4 घटाऊं तो मेरे पास जीरो बचेगा। 4 में से 4 कैसे घटाएंगे? मेरे पास ये जो C2 है, इस C2 को मैं जीरो बना रहा हूं। देखिए इस C2 में से मैं 4 घटाता हूं, C2 माइनस, अब सीधे तो 4 घटा नहीं सकते, कोई दूसरी वाली जो पंक्ति है इसका मैं वो लेकर घटा सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो 4 इंटू C1 कर देता हूं। 1 इंटू 4 4 होता है, 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 0। एक साथ एक संक्रिया और लगा देता हूं C3 में। C3 में यहाँ जो 9 है इसको भी मैं 0 करता हूं, तो यहाँ मेरे पास ऐसा आएगा कि C3 माइनस 9 इंटू C1, क्योंकि 1 इंटू 9 9, 9 माइनस 1 9, 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों संक्रिया में लगाता हूं। पहले तो मैं संक्रिया मुझे लगानी है C2 में, बाद में लगाएंगे C3 में, जबकि जो C1 है वो हमारे जैसा दिया गया था वैसा का वैसा ही हम लिख देंगे। यहां देखिएगा इस 4 9 एंड इस 16 इन तीनों में परिवर्तन होगा। इन तीनों में से कुछ घटाना है। यहाँ घटेगा 1 इंटू 4, यहाँ घटेगा 4 इंटू 4, यहाँ घटेगा 9 इंटू 4। ये 1 4 9 ये तो लिखे हुए C1 की वैल्यू, इनको 4 से इंटू करके घटाना है। अब C3 की नंबर है ये 9, ये 16 और ये 25। अब इनमें से भी तो घटाना है, इनमें से घटाते हैं। देखिए जैसे इनमें से घटाया जाएगा, इनमें से मुझे घटाना, ये देखिए 1 4 ये 9, इन सब का कितने गुणा? 9 गुणा, 9 टाइम्स 9 गुणा घटाना इनमें से, ये घटा देते हैं। देखिए अब ये घटाने के बाद में हमारे पास क्या कुछ वैल्यू आती है वो देखिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ 4, यहाँ मेरे पास आएगा 9, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 4 इंटू 4 16, 9 माइनस 16 बचेगा मेरे पास -7। ये तो 16, 9 4 जा 36, इस 20, ये देखिए यहाँ पर जो मेरे पास 16 है ये प्लस का, ये 36 माइनस का है, तो मेरे पास बचेगा माइनस का 20। 9 माइनस 9 ये बच गया मेरे पास 0। ये देखिए ये दोनों तो सेम ही वैल्यू है, तो यहाँ बचेगा मेरे पास 20 माइनस का बचेगा। अब क्या करना है, 25 जो है प्लस का, 9 9 जा 81, इनमें से इसको जब घटाया जाएगा
तो यहाँ बचेंगे 56, वैल्यू बचेगी माइनस की। अब मेरे पास में देखिए 2 जीरो आ गए, 2 जीरो आए किसमें, R1 में, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि R1 से प्रसार करने पर, R1 से हम क्या करेंगे, प्रसार कर देते हैं। R1 से प्रसार करेंगे तो पहले तो 1, ये 1, अब इसके लिए लघु सारणिक ये हटा दो, ये भी हटा दो, -7 20 -56, चारों वैल्यू माइनस की है। अगर सारी वैल्यू माइनस की हो चारों के चारों तो इनको प्लस का बना सकते हैं, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के। आगे माइनस का 0 प्लस का 0, ये -0 और ये +0। अब इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। ये तो 1 का 1 रहेगा, आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 7 × 6 42, बच गए कितने, 4, 7 × 5 35, और ये कितने बच गए, 4 39, माइनस इन दोनों को इंटू करना है, 400, ये आ गया 400। यहाँ देखिए ये 1 का 1 इंटू, यहाँ बचेगा माइनस के 8, यहाँ कितने बचेंगे, -8, -8 को जब 1 से इंटू किया जाएगा तो मेरे पास आएगा माइनस के 8। ये दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर है। अगर दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ यदि ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है, ओमेगा क्या, इकाई का घनमूल, घनमूल क्या होता है दोस्तों, क्यूब रूट, क्यूब रूट जैसे कि इकाई यानी ये 1 इकाई, इसका क्यूब रूट दिया हुआ है हमें, ये होता है ओमेगा। तो इसका मैं क्यूब रूट अगर हटाऊं तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए दोनों पक्षों में घन करने पर दोनों साइड में क्यूब करता हूं, दोनों साइड में अगर मैं क्यूब कर देता हूं तो मेरे पास इधर तो बचेगा 1, इधर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा क्यूब, यानी कि इस डिटरमिनेंट में जहां जहां पर मेरे पास ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं ओनली 1। तो मेरे पास डिटरमिनेंट इस प्रकार का कुछ बचेगा, ये 1, इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर, यहां ओमेगा क्यूब की वैल्यू ये 1 और ये ओमेगा स्क्वायर, यहां तक हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर, यहां लिखा है ओमेगा और यहां लिखा है 1। ये इस प्रकार से मेरे पास में एक डिटरमिनेंट बन गया। अब ये भी जो डिटरमिनेंट आया है इनमें से कोई भी दो को मुझे जीरो बना लेना है। अब क्या करेंगे, कोई भी दो को हम क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। अब इन कोई दो को जीरो किस प्रकार से बनता है वो देखिएगा। सबसे पहला मैं एक काम करता हूं, R1 जो है, R1 का पहला अवयव जो है वो मेरे पास में क्या है, वो मेरे पास में है 1। यहाँ दोस्तों ये स्क्वायर नहीं केवल ओमेगा है, ये अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ये दोनों सेम हो जाते, सेम होने की वजह से इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती। तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये R1 का पहला अवयव, ये R2 का, ये C2 का पहला अवयव, इसमें से अगर ये घटाऊं तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाऊं तो भी 0 हो जाएगा। तो मैं यह संक्रिया लगा देता हूं कि C1 में संक्रिया लगाई जा रही है C1 - C2। कौन से में लगा रहा हूं संक्रिया में, C1 में, यानी इस वाले में 1 - 1 1 - 1 और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ 1 1 एंड ओमेगा, यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1। ये इस प्रकार से हमारे पास एक डिटरमिनेंट आएगा। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 - 1 हो जाएगा मेरे पास 0, यहाँ 1 - 1 हो जाएगा मेरे पास 0, और नीचे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये हो गया। अब आगे लिखा है 1 1 एंड ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा और यहाँ 1। अब मैं इसका प्रसार कर देता हूं, प्रसार किससे करेंगे वो भी देख लीजिए। इसमें 2 0 है तो इसमें मैं प्रसार कर देता हूं किससे, C1 से प्रसार करने पर, प्रसार किससे करते हैं, C1 से। जैसे इसमें C1 से प्रसार किया जाएगा तो यहां मेरे पास ऐसा आएगा 0, ये वाला माइनस ये सेकंड वाला 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है।
अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखिए इसका लघु सारणिक, ये हटा दिए दोनों, यहाँ 1 यहाँ 1, यहाँ आ गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया ओमेगा। ठीक है, ये तो 0 0 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, मेरे पास बच गया ये वाला ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अंदर क्या बचता है ओमेगा इंटू 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 यानी ओमेगा स्क्वायर। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करना पड़ेगा। अब इन दोनों को मैं आपस में गुणा करता हूं। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से गुणा करोगे तो आएगा मेरे पास ओमेगा क्यूब। ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहां मेरे पास आएगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा इंटू ओमेगा करोगे तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करोगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस का ओमेगा क्यूब। ये देखिए ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मेरे पास 2 बार लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब, तो मैं लिख देता हूं 2 गुणा ओमेगा क्यूब, 2 बार हो गया, माइनस जो मेरे पास ओमेगा की पावर 4 है इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा का क्यूब, 3 और 1 मिलकर के पावर वापस 4 हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला तो इसमें जोड़ दिया। अब क्या आता है देखिएगा, मेरे पास ये 2 है, ये तो 2 की जगह 2 रहेगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी थी शुरुआत में कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस इस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, यहाँ बचेगा मेरे पास केवल माइनस ओमेगा और यहाँ बच गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा ये 2 अपने स्थान पर, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 2 आते हैं, यहाँ देखिएगा एक वैल्यू होती है ओमेगा से संबंधित, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों जो है इनकी वैल्यू जो है किसके बराबर होती है 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि मुझे अगर केवल ये वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये प्लस का 1 आगे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, यानी इस ब्रैकेट की जगह मैं लगा सकता हूं -1। तो यहां मेरे पास आ गया 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 1 और यहां आ जाएगा देखिए ये 2 अपने स्थान पर, माइनस माइनस क्या हो गया +1, 2 + 1 कितने हो गए 3। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इस प्रकार से दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट एक डिटर्मिनेंट है a स्क्वायर प्लस ab, ये ab, b स्क्वायर प्लस bc, ac प्लस c स्क्वायर, ac और c स्क्वायर। इसके बराबर जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें लेकर के आना है 4 टाइम्स, यानी 4 बार है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है उसमें देखिए मैं किस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास a स्क्वायर है, इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ a स्क्वायर। यहाँ मेरे पास में a स्क्वायर प्लस ab है, तो मैं इसमें से a बार ले लेता हूँ और अंदर बचेगा a प्लस b, और यहाँ पर मेरे पास ab का ab बना रहेगा। ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, देखिए इन तीनों में a कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में b कॉमन आ जाएगा, इन तीनों में c कॉमन आ जाएगा, तो बाहर a b c हो जाएगा, बाकी का a b c और निकाल लेंगे। देखिए किस प्रकार से, ये b c जो है वो b c का b c, जो b स्क्वायर है उसको भी मैं एज लिख देता हूँ b स्क्वायर, जो b स्क्वायर प्लस b c है उसमें से मैं b तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास बचेगा b प्लस c, ये हो गया। अब इन तीनों में क्या कर रहे हैं देखिए, एक बार पहले वाले को जो है उसमें से c कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा a प्लस c, इस सेकंड वाला जो a c और ये थर्ड वाला है c स्क्वायर। मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया। अब यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, ये मेरे पास है c1, ये वाला c2 व c3, इन तीनों में से मुझे कुछ कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले रहे हैं वो देखिए, पहले वाले में से a कॉमन लेंगे, दूसरे वाले में से b कॉमन लेंगे व तीसरे वाले में से c कॉमन लेते हैं। इन तीनों में से क्या करते हैं a b और c कॉमन लेना है। यदि मैं इनमें से a b c कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये बचेगा a b c ब्रैकेट। ये डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, a स्क्वायर में से a कॉमन ले लिया, बच गया a, ये वाला a तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया a प्लस b, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ ए बी में से ए ले लिया बाहर, अंदर क्या बच गया बी। ये बी सी का बी बाहर आ गया, अंदर बच गया सी। बी स्क्वायर का बी बाहर आ गया और यहाँ बचेगा बी प्लस सी। यहाँ पर देखिए ये सी तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ए प्लस सी। यहाँ बचेगा सी और यहाँ पर भी बचेगा, देखिए सी कॉमन लिया, यहाँ तो बचेगा ए और यहाँ बचेगा सी। इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट बच गया। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से किसी ना किसी को एक जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब जीरो किस प्रकार से बनता है वो देखिए। क्या मैं इस ए में ये बी जोड़ दूँ, ए बी हो जाएगा, और बाद में ए बी में से ए बी घटा लेंगे। देखते हैं, ट्राई करेंगे क्या कुछ आता है। इसको क्या कहते हैं, R1। इस R1 में संक्रिया लगाता हूं मैं, ये जोड़ रहा हूं बी। बी कौन से कॉलम, कौन से रो में है, तीसरे रो में है, तो R3 जोड़ देता हूं। R1 प्लस R3। जब R1 में R3 जोड़ा जाएगा तो यहां तो देखिए ए बी एंड सी, यहां देखिए ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी। यहां होगा ये सी प्लस बी प्लस सी, यानी सी और सी दो बार सी है, यानी ऐसा लिख देता हूं ये 2c प्लस बी, या लिख दो b प्लस 2c। यहाँ a प्लस c प्लस c कितनी बार है, दो बार, ये मैंने लिख दिया 2c, या लिख दो 2c प्लस a। जो R2 और R3 है उनमें किसी प्रकार का मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जैसा है वैसा ही उसी रूप में लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस b, यहाँ आएगा b, यहाँ आ जाएगा a। ये मेरे पास c है, यहाँ लिखा हुआ है b प्लस का c, और यहाँ लिखा गया था b। ये डिटर्मिनेंट है। अब देखिए a प्लस बी में से मैं a प्लस बी घटा देता हूँ। जैसे ही a प्लस बी में से a प्लस बी घटाया जाएगा तो हमारे पास क्या कुछ बचेगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है बाहर की ओर a b c, अंदर a प्लस बी में से मैं c घटाता हूँ, b में से b घटेगा, केवल a बचेगा। क्या बचेगा, केवल a। या फिर देखिए मैंने क्या किस में से ये घटाया है, जब मैं R1 यहाँ लिख देता हूँ संक्रिया, R1 में से घटाता हूं मैं, R1 में से क्या घटा रहा हूं, R2। जब a प्लस बी में से a प्लस बी घटाया जाएगा, मैं इसको नहीं इसको घटा रहा हूं, a प्लस बी में से a प्लस बी घटाए गए तो मेरे पास यहाँ 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। 2c प्लस b में से ये b घटाएंगे तो b से b कटेगा, बचेगा मेरे पास केवल और केवल 2c। ठीक है, a प्लस 2c में से a घटाएंगे तो a कट जाएगा, बचेगा केवल 2c। ये लिख दिया मैंने 2 बार c। यहाँ a प्लस b, b और a प्लस b, ये b और यहाँ पर a, यहाँ b प्लस c, ये b, यहाँ पर लिखा हुआ है b प्लस c, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है c। ये हमने यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास पहले वाली रो है, इस रो में इसमें 2c कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2c है, यहाँ पर भी 2c, यहाँ पर 0 है, तो इनमें से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, देखिए R1, यही लिख देते हैं, R1 में से 2c क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ मेरे पास बचेगा, देखिए 2, ये 2, a b c में 2c कॉमन ले रहा हूं, तो मेरे पास a b c तो पहले से है, तो ये 2 तो यहाँ लिख दिया, c और c मिलकर के c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 0 1 1, 0 1 एंड 1। बाकी जो डिटर्मिनेंट है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। b प्लस a, यहाँ b, यहाँ b, यहाँ आएगा b प्लस c, ये a और यहाँ पर c। ये इस प्रकार का डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए हमें पता है, जैसे ही हमारे पास ये 2 टाइम्स 1 आ रहा है, इनमें से किसी एक को मैं 0 बना लेता हूँ। मैं यहाँ कर इसको 0 बना देता हूँ, इसमें से ये घटा देते हैं, तो मैं संक्रिया लगा देता हूँ। कौन से में, C2 में। C2 में संक्रिया मैं लगा रहा हूँ, देखिए कौन सी, C2 में संक्रिया इस प्रकार से, C2 में से मैं C3 को घटा देता हूँ, तो मेरे पास बाहर बचा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ a b c का स्क्वायर। अंदर क्या क्या है वो देखिएगा। C1 में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, तो ये सेम टू सेम मैंने C1 लिख दिया। C2 में से घटा रहे 1 - 1 0,
बी माइनस ए, तो यहाँ बचेगा बी माइनस ए। बी प्लस सी में से सी घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा, केवल बचेगा बी। और जैसा R3 जो C3 दिया गया था वो C3 हमारा एज डी आ गया। अब ये 2 0 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ। R1 से प्रसार करने पर, R1 से क्या करेंगे, विस्तार कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं 2ABC का स्क्वायर। अंदर क्या क्या बचेगा वो देखिएगा। ये तो 0, आगे वाला सेकेंड टर्म ये भी 0, थर्ड वाला जो है वो लिखा है 1। इसका जो लघु सारणिक है वो क्या होगा, ये रहा, ये हो जाएगा इसका लघु सारणिक, यानी कि a प्लस बी, बी माइनस ए, यहाँ पर b और ये रहा b। इस प्रकार से अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए 2ABC स्क्वायर। ये 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 0 भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ लिखा है 1, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से इंटू करेंगे, सेम वैल्यू बनी रहेगी। तो मैं इन दोनों को इंटू करना शुरू करता हूँ। देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे पहले, तो ये दोनों a इंटू बी, ए बी, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ठीक है, ये गुणा हो गया। अब इनमें से ये गुणा करते हैं, b इंटू बी, बी स्क्वायर, प्लस का जब घटाएंगे तो माइनस का लगाना पड़ेगा चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, b इंटू ए, माइनस का ए बी तो हो जाएगा प्लस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। मेरे पास इस प्रकार से बच गया 2ABC का स्क्वायर इंटू ए बी प्लस ए बी मिलकर के ये हो जाएगा 2AB। ए बी और ए बी कितना हो जाएगा, 2AB। तो याद देखिए 2 इंटू 2 ये हो गया मेरे पास 4, a इंटू ए ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर, b इंटू बी ये हो गया b स्क्वायर, और c स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। ये हमारे दिए गए क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। नीचे नीचे हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोस्तों ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। अब एक क्वेश्चन और बचा है जो एक्सरसाइज 4.2 का है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अब हम इसका आगे वाला प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है ये इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसी प्रकार का प्रश्न दोस्तों पेपर में पूछा जाता है। लिखा गया है एक सारणिक को किससे, डेल से दर्शाया हुआ है। हमने सब पहले भी देख चुके हैं कि इससे भी दर्शाया जा सकता है। देखिए या तो इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस प्रकार से दर्शाते हैं कि डी डेट ए, या फिर इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये तीनों के तीनों सिंबल सारणिक के होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अब हमें क्या देखना है, देखिए आगे इसमें A1 B1 C1 ये कैपिटल की बात हो रही, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1, ये सारे के सारे जो A1 B1 C1 ये सारे हैं, इन सब के सहखंड है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि डेल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। सबसे पहले दोस्तों जो पहली लाइन आएगी उसमें अब मुझे कुछ मानना पड़ेगा। जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की पहली लाइन में मान लेता हूं, माना लेट। अब क्या माना है मैंने, मैं मान लेता हूं कि ये जो आ रहा है मेरे पास में, देखिए A1 B1 और C1 जो कैपिटल में हमारे पास में जो दिया गया है, जो हमें सिद्ध करना लास्ट उसका जो पार्ट है, यहाँ पर A2 ये जो B2 और यहाँ है मेरे पास C2, यहाँ है मेरे पास A3 और यहाँ पर है B3 और यहाँ पर है C3। ये जो वैल्यू है इसको मैं किसी ना किसी के बराबर मान सकता हूँ। मान लो इसके बराबर कोई कैपिटल A है, B है, C है, X Y Z कुछ भी मान सकते हो। मेरे पास यहाँ दिया हुआ है डेल, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे को किसी के बराबर मानता हूँ, वो है डेल डैश। डेल डैश के बराबर मान लिया। आप चाहो तो इसको x के बराबर मान सकते हो, किसी के भी बराबर मान लो, लास्ट में जाकर इसकी वैल्यू वापस लिख देंगे। ठीक है, इतना तो। अब देखिए मैं क्या करता हूं, ये इसके सेकंड दिए हुए हैं, तो मैं काम करता हूं यहां पर ये जो एक डेल मुझे दिया गया था उस डेल के साथ में काम करते हैं। ये जो डेल डैश है इस डेल डैश को गुणा कर देते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। देखिए पहले डेल लिखा है तो डेल वाला वैल्यू लिख देता हूं मैं, A1 ये तो वैल्यू A1 की,
ये B1, ये C1, यहाँ लिखा हुआ है A2, A3, B2, B3, C2, C3, ये स्मॉल A1, B1, C1 सारा कुछ लिख दिया। अब इसके गुणा में लिखा हुआ है ये वाला कैपिटल A वाला, कैपिटल A, कैपिटल B1 और कैपिटल C1, यहाँ आएगा कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल B2, कैपिटल B3 और कैपिटल में C2, कैपिटल में C3। ये इस प्रकार से मैंने दोनों लिख दिए। अब हम चाहे तो पंक्ति का पंक्ति से गुणा कर सकते हैं, स्तंभ का स्तंभ से गुणा कर सकते हैं। मैं यहाँ एक काम करता हूँ कि पंक्ति का पंक्ति से गुणा, पंक्ति का पंक्ति से गुणा, पंक्ति का पंक्ति से गुणा। पंक्ति का जब पंक्ति से गुणा किया जाएगा तो मेरे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है, मेरे पास लिखा हुआ डेल इंटू डेल डैश। इसको डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। अगर आपको इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है कि डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर हो रहा है, तब आप इसको x मान लीजिएगा, या डिटर्मिनेंट चल रहा है हमारा तो इसको कैपिटल D मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हो। ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, वो ध्यान रखना बस। मैं गुणा करता हूँ, देखिए गुणा करने के बाद में मेरी जो वैल्यू है वो क्या क्या आएगी वो देखिएगा। मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ, A1 को A1 से गुणा करूंगा, यहाँ आएगा मेरे पास स्मॉल A1 इंटू कैपिटल A1, B1 को B1 से, यानी ऐसा कह सकता हूँ मैं इस पहले वाली पंक्ति को उठाकर सीधा इस दूसरे वाली पंक्ति के ऊपर रख रहा हूँ। तो A1 A1, दूसरा B1 B1 प्लस B1 और ये कैपिटल B1 प्लस स्मॉल C1, ये कैपिटल C1, ये हो गया। अब इस पंक्ति को उठाकर मैं दूसरे वाले पे रखता हूं तो यहां आएगा देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दूसरे वाले पे रख दिया। अब मैं इसको उठाकर ये तीसरे वाले पे रख देता हूं तो स्मॉल A1 गुणा A3 प्लस B1 B3 और उसके आगे आएगा C1, ये कैपिटल C3। ये मैंने पहले वाला जो पंक्ति है उनको तीनों पंक्तियों से गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाली पंक्ति और तीसरे वाली पंक्ति को भी गुणा करते हैं। देखिएगा A2 इंटू A1, A2 A1, B2 B1 प्लस C2 C1, इस वाली पंक्ति को इस वाली पंक्ति से गुणा कर दिया। अब इसको मैं इसके ऊपर रखता हूं, देखिए A2 इंटू A2, स्मॉल B2 को गुणा करेंगे कैपिटल B2 से और जो स्मॉल C2 है उसको गुणा करेंगे कैपिटल C2 से। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो यहां आ जाएगा मेरे पास देखिए A2 A3, यानी जहां A1 है उसकी जगह A2 आ जाएगा, B1 की जगह B2 आ जाएगा, C1 की जगह C3 आ जाएगा। बाकी कैपिटल वाला सेम है, देखिए इस प्रकार से यहाँ B2 लिख सकते हो, यहाँ आ जाएगा कैपिटल B2 प्लस यहाँ आ जाएगा C2 और यहाँ कैपिटल C। यहाँ देखिए पहले मैंने क्या किया था, ये यहाँ आएगा C3, यहाँ पर भी आएगा C3, यहाँ पर किसी का आएगा C3। पहले वाले में कैपिटल A1 आएगा, दूसरे वाले में कैपिटल A2 आएगा, तीसरे वाले में कैपिटल A1 आएगा, कैपिटल B1 आएगा, कैपिटल A3 B3, यहाँ C3, ये चल रहा है। उसी प्रकार से आता जाएगा। देखिए A3 को A1 से गुणा करो, A3 गुणा A1, देखिए यहाँ A1 A2 A3 हो गया, परंतु कैपिटल वाला A सेम आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ जो B3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा B1, यहाँ आ जाएगा स्मॉल C3 और C1। पहले वाला कंप्लीट, दूसरे वाला इसको इससे गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा A3 गुणा A2 प्लस B3 गुणा B2 प्लस C3 गुणा C2। अब इसको इसके ऊपर तो यहाँ आएगा हमारे पास A3 गुणा कैपिटल A3 प्लस B3 गुणा कैपिटल B3 प्लस C3 इंटू कैपिटल C3। ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हमने डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उस समय देखा था कि ये वाले सारे जो है
ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये क्या चीज़ है? अगर मैं इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये इस डिटर्मिनेंट की क्या है? वैल्यू। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये इन सब की वैल्यू है। ये इस प्रकार से। इसके अलावा एक ये भी चीज देखी थी मैंने प्रॉपर्टी में, यदि इनको इस प्रकार से गुणा किया जाए तब तो ये वाली वैल्यू आती है, पहले को पहले से, तब ये आएगा डिटर्मिनेंट। यहां देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर नीचे, ये सारा कुछ किसके बराबर आ रहा था? ये सारा बराबर आ रहा है डेल इंटू डेल डेस बराबर, जहां जहां पर ये वाली वैल्यू है कौन कौन सी वो देखिएगा, स्मॉल a1 कैपिटल A1, स्मॉल b1 कैपिटल, यानी स्मॉल और कैपिटल सेम है यहाँ पर और यहाँ पर। ये सारी की सारी वैल्यू तो है मेरे पास डेल की। ये सारी वैल्यू किसकी है? मेरे पास डेल की। ये तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास डेल की। इनके अलावा यदि इस पंक्ति को इनमें से किसी दो से गुणा किया जाए तब आएगा जीरो। यानी ये वाला अगर अलग अलग हो तब हमारे पास ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये दोनों भी जीरो। इन तीनों के अलावा सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे फ्रेंड? ये सारे हो जाएंगे जीरो। ये क्यों किए वो देखिए, यदि ये वाले सारे सेम हो तब उसकी वैल्यू होती है डेल के बराबर, यानी पूरे की वैल्यू के बराबर। इनके अलावा सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब इस पूरी में से तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? डेल। इसमें से भी डेल कॉमन आ रहा है, इसमें से भी डेल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ देखिए मेरे पास कॉमन आ जाएगा डेल इंटू डेल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें मेरे पास लिखा है डेल इंटू डेल डेस। ठीक है, मैं काम कर देता हूँ, इस डेल से ये वाला डेल कैंसिल कर देता हूँ। यहां मेरे पास केवल ये बच गया कि डेल डेस बराबर डेल इंटू डेल क्या होता है? डेल स्क्वायर। क्या होता है? डेल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू किसी भी, या तो R1 से प्रसार कर दो या C1 से प्रसार कर दो। मैं R1 से प्रसार से गुणा कर देता हूं। ये देखिए 1, ये इसका डिटर्मिनेंट 1 0 0 1। ठीक है, अब आगे वाले दोनों जीरो है, लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधा ही उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, यहां मेरे पास लिखा हुआ है डेल स्क्वायर। यहां देखिए गुणा में आएगा 1 कोष्टक 1 इंटू 1 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1, 1 इंटू 1 1, और जब 1 को इंटू करोगे डेल स्क्वायर से तो डेल स्क्वायर ही रहेगा। ये मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर। ये सारा का सारा जो है किसके बराबर आ रहा है? डेल डेस के। किसके बराबर आ रहा है? डेल डेस के। ये मेरे पास आ गया कि डेल स्क्वायर बराबर डेल डेस। और डेल डेस मैंने शुरुआत में ही किसके बराबर माना था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने माना था कि जो डेल डेस है वो इसके बराबर है, तो मैं डेल डेस की जगह डेल डेस की वैल्यू रख देता हूं, तो मेरे पास इस प्रकार से आ जाएगा कि ये डेल स्क्वायर, यहां लिख देता हूं डेल स्क्वायर बराबर डेल डेस की वैल्यू रख रहा हूं। देखिए A1 A2 A3 सारे कैपिटल में है इस बार, तो B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये इस प्रकार से हमारा दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 था वो भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन पूरा आपको किस प्रकार का लगता है, सारे क्वेश्चनों में से आपको कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए, इससे आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा। जहां तक संभव है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय